सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको थैंक यू इतने सर। सारे एग्जाम्स एक साथ क्लियर करने के लिए। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट होता है, प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम प्लान बी के बारे में कब सोचें और कब डिसाइड करें कि प्लान बी हो या ना हो? आपका इंटरव्यू स्कोर एक्सीलेंट है। जी सर। एक्सीलेंट। तो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी क्लियर किया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें एमपीपीएससी? जी, कहना चाहूँगी ये बहुत ही नोबल वर्क मुझे लगा, जो आपने एमपीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील्ड में जो रिवॉल्यूशन लाया है, वो बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। और इतनी कम दरों पर और इतनी किफ़ायती दरों पर इतने अच्छे लेवल का एजुकेशन मटेरियल हो या इंटरव्यू गाइडेंस हो, आप प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल हो रहा है। मैं खुद आपकी टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर मेरी प्रिपरेशन में स्पेशली वीएस एजुकेशन का बड़ा रोल रहा है। मैं इसको स्पेसिफिकली इसलिए कह सकता हूँ कि जब मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन के फेज़ में था, तो इतना टाइम नहीं होता था। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और पूरी शिद्दत से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसे हम लोग लगातार एक हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एग्जाम में चयनित जो एमपीपीएससी के अभी आपने देखा होंगे रिजल्ट आया है एमपीपीएससी 2020 का, तो उसमें अलग अलग टॉपर्स के साथ मिलने का जो हमारा लक्ष्य था कि सभी की क्या होता, तैयारी का एक तरीका अलग होता है और एक पूरी स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो हम लोगों का ये लक्ष्य रहता है कि जो अलग अलग स्टूडेंट्स ग्रुप हैं, क्योंकि सभी का एग्जाम निकालने का तरीका एक सेम नहीं हो सकता है, तो हमारा भी ये है कि अलग अलग आप टॉपर्स को सुनते हैं, हो सकता है कि उनका जो तैयारी का तरीका है वो आपकी तैयारी के तरीके से मैच कर जाए या आपके मन में जो डाउट चल रहा हो। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम दो और हमारे जो एमपीपीएससी 2020 के रैंकर्स हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ हैं सुनील साहू जी, जो अभी सीटीआई हुए हैं और इन्होंने व्यापम के भी कुछ पेपर्स निकाले थे। हालांकि वो प्लान बी के तहत था, मतलब मेन लक्ष्य तो उनका एमपीपीएससी 2020 ही रहा है। और दूसरी हमारे साथ अनीता जी हैं। अनीता जी करीब 2017-18 से हमारी स्टूडेंट भी रही, बहुत सारे प्रोग्राम्स में रही हैं और वो भी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। जैसे इससे पहले प्रज्ञा जी को आपने देखा था, उन्होंने भी 3 से 4 पेपर निकाले थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अनीता जी ने भी करीब 4 पेपर क्लियर किए हैं और वो सब अलग अलग डायमेंशन के हैं। जैसे अभी उनका एमपीपीएससी 2020 में रेंजर वो चयनित हुई हैं, फाइनल जो रिजल्ट आया है। इसके अलावा उनका एसएससी सीजीएल भी कंप्लीट हो गया 2020 का जो रिजल्ट आया है नया वाला। और उसके बाद आप एडीओ की पोस्ट आई थी, आपने देखा होगा, व्यापम से भी एग्जाम हुआ था, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। और इसके अलावा एक आबकारी का भी एक छोटा सा पेपर हुआ था, वो भी उन्होंने साइड में दिया था। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक बहुआयामी जो व्यक्तित्व में बोल रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि एक सेंट्रल लेवल के एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, एक एमपीपीएससी हो गया और तीसरा व्यापम हो गया, तो उन्होंने मतलब अपने सभी दायरे कवर किए। तो आज सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे इतने सारे एग्जाम्स को भी एक साथ लेके चल पाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर हम एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में शिफ्ट करते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो उस चीज को वो अपन उनसे डिस्कस करेंगे। और ऐसे सुनील जी भी हैं। सुनील जी पहले मैं बता दूं टीसीएस कंपनी में रहे हैं, उन्होंने एमपीपीएससी की पूरी प्रिपरेशन की है और अभी आगामी भी दोनों के काफी एग्जाम्स के रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी कुछ और भी एग्जाम्स हैं जो उनके पैरेलल चल ही रहे हैं। तो शुभकामनाएं हैं कि आगामी आप जिन पदों पे हैं उसके आपको अपडेशन के साथ कोई एक बड़ा पद और मिले, जो आप लोग अपना मूल लक्ष्य ड्रीम पद बना के चल रहे हैं। तो चलिए, अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, टू द पॉइंट अपन आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बताएं स्टूडेंट्स को एक जर्नी के तौर पे, सुनील जी और फिर अनीता जी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जी, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील साहू है। मैं भोपाल ज़िले से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ग्रेजुएशन के बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मेरा टीसीएस में सिलेक्शन हुआ और एज अ जॉब प्रायोरिटी मैंने 2016 में ही टीसीएस ज्वाइन किया। करीब 5 साल तक टीसीएस को सर्व किया। मेरी लोकेशंस गांधीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ रही हैं। फिर कोविड के बाद जब लॉकडाउन लगा तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचा। एमपीपीएससी 2020 मेरा पहला प्रयास था और पहले ही प्रयास में मुझे सफलता मिली। और उसके बाद फिर कुछ और एग्ज़ाम्स हुए, जैसे मेरा एमबीए भी है तो मैंने नेट जेआरएफ भी दिया था, वो क्वालिफाई किया। उसके बाद ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में एडीईओ की पोस्ट भी मिली और अभी ये बस जर्नी जारी है। मतलब अपने जो सुनील जी भी हैं वो भी बहुआयामी व्यक्तित्व वाले ही हैं, क्योंकि उन्होंने नेट जेआरएफ जैसा पेपर भी किया है, वो भी एक अलग डायमेंशन का पेपर है। व्यापम के तौर पे अब देखा उनका भी एडीयू क्लियर है। तो एक बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मेरे साथ लगातार, जिसको बोलते हैं
बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग लगातार मिलते जा रहे हैं। और ये आप लोगों के लिए इसलिए प्रेरणा स्रोत है क्योंकि बहुत लोगों के लिए क्या होता है कि एक तैयारी में लंबा जब दौर आता है ना, तो एक डिस्ट्रैक्शन आते ही आते हैं। क्योंकि अब जैसे कई बार एग्जाम्स लंबे खिंच गए, कोई कोर्ट केस हो गया तो बहुत लंबा चला गया, तो आप उस दौरान ऐसा क्या करें, तो वो स्ट्रेटेजी वो हमारे रैंकर्स खुद ही डिस्कस करेंगे। चलिए पहले मैं अनीता जी से जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप बताएं अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनीता सूर्यवंशी है। मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग बैतूल के ही एक सांडी टाउन के गवर्नमेंट स्कूल से की है और ग्रेजुएशन मैंने भोपाल के टीआईटी कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है। अपने 4th ईयर के बाद से ही मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है और इसीलिए फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। और वर्तमान में मेरा पद एमपीपीएससी फॉरेस्ट रेंजर के पद पर हुआ है। इसके अलावा ग्रुप 2 के सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी एडीओ के पद पर भी मेरा चयन हुआ है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2022 में मुझे पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का पद मिला है और आबकारी कांस्टेबल भी मैंने क्लियर किया था। जैसे कि इस सीरीज की एक विशेषता है हम लोगों की कि इसमें मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो एक एस्पिरेंट है वो एक एस्पिरेंट से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एज अ स्टूडेंट वो क्या फेस कर रहे हैं उनके मन में ज़्यादा अच्छा आएगा। और मैं अनीता जी, इस बार सेशन में ऐसा नहीं होगा कि कोई एक लीड करेगा, दोनों बराबर क्वेश्चन उनके पास में है। और चूंकि दोनों का अलग अलग एग्जाम क्लियर हुआ है एमपीपीएससी 2020 में, तो अलग अलग अनुभव भी हैं उनके। तो मैं चाहूंगा कि आपस में क्वेश्चन आंसर सेशन, जो हम लोगों ने शुरू में बोला था कि इस सीरीज की विशेषता ही है एक एस्पिरेंट के मन में क्या क्वेश्चन आते हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सुनील जी से कहेंगे कि वो पहले अनीता जी से क्वेश्चन आंसर शुरू करें। उसके बाद अनीता जी सेकंड सेशन में वो सुनील जी से डिस्कस करेंगी क्वेश्चन के बारे में। चलिए, हाँ, इस सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन जो आप लोग आपस में शुरू करेंगे, उसके पहले मैं अपने वीएस एजुकेशन या जो हमारा एनजीओ चलता है विक्रम सर्व शिक्षा समिति, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन की है, तो आप किस हद तक उससे लाभान्वित हुए हैं या कैसे प्रभावित हैं, या क्या सुझाव हैं आपके, ताकि हम फ्यूचर में इस पर और अपग्रेड कर सकें और स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेल्प हो पाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें 5-5 मिनट के अपने विचार व्यक्त करें। पहले अनीता जी आप अपने विचार इसमें बताइए। जी सर, मैं पहले तो कहना चाहूँगी ये बहुत ही नोबल वर्क मुझे लगा जो आपने एमपीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील्ड में जो रिवॉल्यूशन लाया है, वो बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। और इतनी कम दरों पर और इतनी किफ़ायती दरों पर इतने अच्छे लेवल का एजुकेशन मटेरियल हो या इंटरव्यू गाइडेंस हो, आप प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल हो रहा है। मैं खुद आपकी टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर चुकी हूँ, इंटरव्यू गाइडेंस ले चुकी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ ये। और साथ ही सर, जो आपने अभी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज का, जी सर, तो पहले ये होता था बच्चों को भोपाल इंदौर आके ही करना पड़ता था अगर उन्हें अच्छे स्तर की टेस्ट सीरीज देनी है तो। लेकिन ये सारी चीज़ें अब हर डिस्ट्रिक्ट में अपने लोकल लेवल पे उनको मिल पा रही है, तो वो बच्चे भी जो फाइनेंशियल रीज़न या किसी और रीज़न से नहीं कर पा रहे थे, वो लोग भी अब तैयारी कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। चलिए, अनीता जी ने एक हमें मोटिवेशन भी दिया है, आगे हम इस चीज़ को और अच्छे से करेंगे। हालांकि अनीता जी 2017-18 से हमारे लगभग सभी प्रोग्राम में शामिल रही हैं 19 तक, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक ऐसा फेज आया था जिसमें हम लोग दूर हुए थे। नहीं तो सबसे पहले जो शुरुआती दौर था हमारा, उसमें अनीता हमारे शुरुआती दौर के स्टूडेंट्स के रूप में शामिल रही हमारे प्रोग्राम में। चलिए, अब मैं सुनील जी से कहूँगा कि 2 मिनट विचार व्यक्त करें। सर, मेरी प्रिपरेशन में स्पेशली वीएस एजुकेशन का बड़ा रोल रहा है। मैं इसको स्पेसिफिकली इसलिए कह सकता हूँ कि जब मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन के फेज़ में था, तो इतना टाइम नहीं होता था कि मैं कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके वहाँ जाके टेस्ट दे पाऊँ, क्योंकि वो मेरे वर्किंग आवर्स होते थे। बट टेलीग्राम ग्रुप पे जो आपने टेस्ट पेपर्स डालना शुरू किए और मॉडल आंसर्स डालना शुरू किए, मैंने उन्हीं के प्रिंट आउट्स निकाले, रात को बैठकर उन्हीं को लिखता था, फिर मॉडल आंसर से मैच करता था। तो ऐसे मेरे जैसे ऐसे स्टूडेंट्स जो रिमोट लोकेशन पे रह रहे हैं, गाँव से प्रिपरेशन कर रहे हैं या छोटे शहरों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज उनके लिए ये हर्डल नहीं है कि हम अच्छी टेस्ट सीरीज़ कहाँ ज्वाइन करें, हमें इंदौर जाने की ज़रूरत है क्या, भोपाल जाने की ज़रूरत है क्या। नहीं, आपने जो टेलीग्राम पे जो मटेरियल स्पेशली अब जो टॉपर्स के नोट्स प्रोवाइड करने शुरू किए हैं, वो बहुत इफेक्टिव है। और इनफैक्ट भले ही मेरा सिलेक्शन हो गया है, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है जब मैं बाकी स्टूडेंट्स के नोट्स देख रहा हूँ कि
कितनी अच्छी रिसोर्सेज आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जो नंदन सर के, हाँ स्पेशली मैं बात करूंगा जो नंदन सर के नोट्स हैं, वो इस बार के मेंस में सेकंड हाईएस्ट टॉपर थे। उनके नोट्स आप ज़रूर एक बार देखें, मेरे लिए वो बहुत लर्निंग है। मैं भी उन्हें कंटिन्यूसली देख रहा हूँ सर, और बस आप ऐसा ही बढ़िया काम करते रहिए, और जो छोटी छोटी जगहों से जो स्टूडेंट्स चैलेंजेस फेस करते हैं उनकी आप हेल्प करते रहिए सर। चलिए, तो हम लोगों के लिए तो मोटिवेशन आपके ही जो स्टेटमेंट रहते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितने अच्छा वर्क करें, अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है और एक प्रकार से कमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रक्रिया, ऐसा कोई भी तंत्र नहीं बना है जो हमेशा एरर फ्री हो सकता है। कई बार हम लोगों के भी कई प्रोग्राम ऐसे हुए, कई शहरों में ऐसे प्रोग्राम हुए हैं कि जहाँ पर कुछ जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने नहीं कर पाए उस चीज़ को, तो वो भी एक जीवन में कई बार जुड़ जाते हैं। लेकिन आप, हमारी भावनात्मक जो रहता है वो ये रहता है कि हम अपने साइड से बेहतर करें। आप 20 अच्छे काम करते हो तो एक बार एक छोटे मोटा ऐसा हो सकता है कि भाई कई इंस्टीट्यूट पहले के दौर थे, अब हालांकि अब तो हमने बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे मैनेज्ड फॉर्म में इसको डेवलप कर लिया है कि जैसे एप्लीकेशन हमारा है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सेंटर कहीं डिस्टर्ब भी होता है तो वो एप्लीकेशन हमारा बैकअप दे देता है उसमें, तो वो कंटेंट या टेस्ट सीरीज में बच्चों को दिक्कत नहीं जाती है। तो चलिए, अब आप लोग आगे सेशन क्वेश्चन आंसर का जारी रखिए, और स्टूडेंट्स के लिए जो टू द पॉइंट है आप उन क्वेश्चंस के साथ में आप अपने विचार रखिए। धन्यवाद। अनीता मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इतने सारे एग्जाम्स एक साथ क्लियर करने के लिए। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट होता है, प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम प्लान बी के बारे में कब सोचें और कब डिसाइड करें कि प्लान बी हो या ना हो? सर, मैं यही कहूँगी कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तब तो हमें फोकस ही रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से सभी इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। लेकिन अगर किसी कारणवश आप 1-2-3 साल दे चुके होते फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, या कुछ डिले हो रहा है जैसे हमारे MPPSC के साथ हुआ है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए प्लान बी के बारे में। बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं, फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, सोशल प्रेशर होता है, तो ये सारी चीज़ें जब आती है तो कहीं ना कहीं प्लान बी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर आप 1-2 साल तक फोकस रहकर तैयारी करिए, उसके बाद भी अगर जैसे सफलता नहीं आती है तो आपको प्लान बी सोचना चाहिए। ओके, मतलब इनिशियली हम अपनी प्रिपरेशन पर पूरा फोकस रखें, जो हमारा एम है उस पर फोकस रखें, बाद में यदि किसी कारणवश डिले होता है तब हम प्लान बी के बारे में बताएं। आपने जैसे बैक टू बैक 4 एग्जाम्स निकाले, तो अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 100% टाइम उसी को डेडिकेट करते हैं। तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज करा? कब आपने डिसाइड किया कि आपको MPPSC की प्रिपरेशन के बीच में CGL भी देना है और फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भी देना है, क्योंकि इन सब के एग्जाम मोड अलग है, प्रिपरेशन का पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया और आपने इनको कैसे मैनेज किया? जी सर, तो सबसे पहले आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैंने तैयारी शुरू की तब मैं बिल्कुल फोकस थी कि मुझे MPPSC ही निकालनी है। और इवन इतना कि उस समय मैंने अपने फ्रेंड के साथ SSC MTS एक एग्ज़ाम होता है वो निकाल लिया था। DV का कॉल लेटर आ गया था, बट मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी कि मुझे स्टेट सर्विस ही निकालनी है। मैंने 19 का मेंस लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा वो नहीं निकला, और तब तक मुझे तैयारी करते हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। तो जब मैंने देखा कि अब मेरे पास काफ़ी टाइम, मतलब मैं निकाल चुकी हूँ प्रिपरेशन में, और प्रेशर भी आना शुरू हो गया था, क्योंकि जब आप बीइंग अ गर्ल 3 साल से तैयारी कर रहे हो तो प्रेशर आ जाता है। तब फिर मैंने अपने प्लान बी की तरफ देखना शुरू किया। अदर्स जो व्यापम के एग्ज़ाम जो आ रहे थे या और कोई भी एग्ज़ाम, तो मैंने उनकी तैयारी शुरू की। और 2022 में जब CGL आया तो उसका इस साल ये था कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आई थी, अब तक की शायद सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी, प्लस सिलेबस भी चेंज हुआ था और उसमें GS ऐड हुआ था। तो GS ऐड होना मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था, क्योंकि मैं PSC वाली स्टूडेंट थी। साथ ही क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरा रहा है, तो मेरा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ठीक था। कॉलेज में भी जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट क्लासेस होती थी वहाँ मैंने ये सब पहले से पढ़ रखा था। तो मुझे, जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि मैं CGL का जो सिलेबस है वो क्रैक कर सकती हूँ, और उसी के बाद में बैक टू बैक ग्रुप 2 का एग्ज़ाम आने वाला था और उसका भी सिलेबस बिल्कुल मैच कर रहा था। तो मैंने अपने आप को एनालिसिस किया, सिलेबस को एनालिसिस किया, और पाया कि मैं अभी जो मुझे एक जॉब की नीड है वो मैं इस तरफ जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसीलिए CGL और उसके बाद फिर ग्रुप 2 की तैयारी बैक टू बैक शुरू कर दी थी।
ओके। तो आप ये जो सेल्फ एनालिसिस है और जी। जो एग्जाम के पैटर्न का एनालिसिस है, आप इसको कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? हाँ, देखिए मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ आप जब तक सिलेबस नहीं देखोगे, खुद को एनालिसिस नहीं करोगे कि आप ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको फेलियर ही हाथ लगेगी, है ना? आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपनी लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए और ये सब एनालिसिस करने के बाद ही आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको अपना जो भी पाथ है आगे का वो डिसाइड करना चाहिए कि आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, इस फील्ड में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आपने एक और बात कही कि बीइंग अ गर्ल थोड़े टाइम के बाद प्रेशर आना शुरू जी होता है। सर। हम जैसे देखते हैं हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं एमपी के, वो मोस्टली रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जी छोटे सर। शहरों से आते हैं। तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? बीइंग फीमेल कैंडिडेट आपने सिलेक्शन लिया है, जी सर। और इन चैलेंजेस से आपने कैसे फेस ऑफ किया और कैसे इन चैलेंजेस को जी टैकल सर। किया? जी सर। सर सबसे पहले तो जो एक होता है कि लड़कियां बाहर रह के जब तैयारी करती है, तो एक वो ऑलरेडी अपने कंधों पर एक प्रेशर लेकर कर रही होती है कि पेरेंट्स ने बाहर भेजा है, जो रिलेटिव्स होते हैं या सोसाइटी होती है, उनके कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते ही है, क्या कर रही है बेटी, कोई एग्जाम निकला है नहीं निकला है। तो मेरे साथ भी ऐसा था, बट फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है और उन्होंने मुझे इतना कुछ फील नहीं होने दिया। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो आप पे अपने आप है, आपको खुद कोई कुछ नहीं भी कहता है तो भी आप अपने आप में एक प्रेशर में रहते हैं कि नहीं मुझे जल्दी करना है, मैं लेट हो रही हूँ। साथ ही आपकी जब एज बढ़ती है आपको उसका भी प्रेशर आता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है, शादी का प्रेशर और सारी चीज़ें भी। प्लस जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, आप घर से जब कंटिन्यूसली इतने सालों से पैसा मंगा रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो आप एक सेल्फ गिल्ट में रहते हैं, है ना, कि हम इतने बड़े हो गए हैं, अब तक तो कमा, हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और अभी भी आप उनसे पैसा मांग रहे हो। तो आप इतना ज़्यादा उस समय गिल्ट में एक प्रेशर फील करते हो कि कब हमारे जल्दी से जॉब लगे, कब नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और मेरे ख्याल से मुझे भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी और बस उन्हीं सबको मैनेज करते हुए फाइनली अभी सिलेक्शन हुआ है। तो और आई थिंक ये जो फेज होता है जब आप कंटिन्यूसली घर से पैसा लेते हैं और बाहर रहते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि आप एक सेल्फ गिल्ट में रहते हैं, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो ये कभी डिप्रेशन का कारण बना, या ये आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मुझे और जल्दी करना है, या ये आपके लिए डिप्रेशन का कारण था? देखिए मैं कहूँगी कि मेरी जर्नी में मेरे को बहुत बारी नेगेटिविटी आई थी और लगता था कि यार बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, मेरे को अब सब छोड़ के या तो मुझे भोपाल में जो भी 10-12 हज़ार की कोई जॉब मिल रही हो मैं वही पकड़ लेती हूँ, एटलीस्ट मैं फाइनेंशियली स्टेबल तो रहूँगी। लेकिन फिर ये भी आ जाता था दिमाग में कि यार मैं पढ़ने में शुरू से ठीक ठाक रही हूँ, मैं ऐसे कैसे गिव अप कर दूं, है ना। यही चीज़ फिर आपको मोटिवेशन भी देती थी कि मैं अच्छी जॉब डिजर्व करती हूँ, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मैं कर सकती हूँ। और शायद यही चीज़ रही कि इतने लंबे समय तक मैंने गिव अप नहीं किया, तैयारी कंटिन्यू जारी रखी, क्योंकि बीच में बहुत मौके आए थे जब शायद मेरे को तैयारी छोड़ के अपना बाकी चीज़ों में लग जाना पड़ने की सिचुएशन बन गई थी। बट फिर भी मैंने कहा नहीं, एक मौका और देती हूँ, एक मौका और देती हूँ, और फाइनली वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। जहाँ तक बाहर रहकर प्रिपरेशन करने की बात होती है, एमपीपीएससी की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम बच्चे प्रेफर करते हैं कि भोपाल या इंदौर में रहकर प्रिपरेशन करें। तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है? क्या घर पे रहकर प्रिपरेशन हो सकती है, या इंदौर और भोपाल जैसे जो कोचिंग के हब्स हैं, यहीं पर प्रिपरेशन का माहौल वो मिलता है? देखिए मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी तो नहीं है, मतलब कंपलसरी तो नहीं है कि इंदौर भोपाल से ही प्रिपरेशन हो सकती है। आजकल मटेरियल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें, आप नोट्स घर बैठे मंगा सकते हैं, गाइडेंस आप ले सकते हैं। और इसमें मैं सर के एनजीओ का भी नाम लेना चाहूँगी कि इन्होंने तो बहुत ईजी वो अवेलेबल कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप भोपाल इंदौर आके ही तैयारी कर सकते, आप अपने घर पे रह के भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। बस आप में वो सिंसियरिटी, वो डेडिकेशन होनी चाहिए, आपका रूटीन सेट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और रही बात यहाँ आके तैयारी करने की, तो मेरे ख्याल से वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकती है वो चीज़ें। किसी के यहाँ सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होते हैं कि वो घर में रह के तैयारी कर सके, तो उन बच्चों के लिए फिर बाहर रह के तैयारी करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी कर सकती है। बिल्कुल।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में जो फॉरेस्ट का सिलेबस है, जी। वो भी फॉरेस्ट मेंस का सिलेबस है, वो चेंज हुआ है। जी सर। तो किस तरह से स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करना होगा, क्योंकि जब तक हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं जी सर। हम वो सिविल सर्विसेज वाले मोड में रहते हैं, जी सर। और फॉरेस्ट का अगर सिलेबस देखें तो उसमें जो डिसाइडर पोर्शन है जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी चेंज हो गया है। जी तो आपने उसे किस तरह से अप्रोच किया? जी सर, तो फॉरेस्ट के सिलेबस के बारे में, जिसका मैं कहूँगी मेंस में जो पार्ट ए है, तो वो तो प्रीलिम्स में ही आपका कवर हो जाता है, उसकी 5 यूनिट, उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो पार्ट बी है उसमें शुरुआत की 4 यूनिट फॉरेस्ट्री की होती है, और वो नया ऐड हुआ है। और हमारे समय में उसके लिए कोई भी रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे, बहुत भटकना पड़ रहा था कि कहाँ से पढ़े, बहुत ज़्यादा नेट का यूज़, कुछ 1-2 कोचिंग्स अवेलेबल थी, उसमें भी मुझे मीडियम की बहुत प्रॉब्लम गई क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, और जो नोट्स अच्छे अवेलेबल थे वो इंग्लिश मीडियम में थे। बट फिर भी क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड रहा था, मैं इंग्लिश मैनेज कर ले रही थी, तो मैंने तो इंग्लिश के ही नोट से पढ़ के मैनेज कर लिया। और बाकी जो साइंस का पोर्शन है तो उसके लिए नॉर्मल साइंस पढ़ के नहीं होगा, काफ़ी डीप क्वेश्चन भी आए थे, तो आप एनसीईआरटी जो 11th-12th के लेवल की होती है वो पढ़ सकते हैं। मैं एमपी बोर्ड से पढ़ी हुई थी, तो जो हमारे एमपी बोर्ड की बुक्स चलती थी, शिवलाल और जो भी चलती थी, मैंने उनसे पढ़ा था बहुत कुछ। इसके अलावा मैंने एक किरण पब्लिकेशन की बुक थी, वो मैं वनडे एग्जाम्स के लिए पहले से ही प्रेफर कर रही थी, तो मैंने उसको भी रिवाइज किया था। और बाकी मैथ्स की मैं स्टूडेंट थी, तो मैथ्स मेरा अच्छा था। और एनवायरनमेंट एक यूनिट होती है, उसके लिए मैंने परीक्षा वाणी की एक बुक आती है वो यूज़ की थे। ओके। अब आप ये बताइए कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, क्योंकि आपने बैक टू बैक 4 एग्जाम्स निकाले हैं जी इस सर। कोविड के डिफिकल्ट फेज में, इतना टाइम आपने प्रिपरेशन को दिया, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? सर मैं तो कहूँगी मेरी अपनी कंडीशन मेरे लिए मोटिवेशन बन गई थी, बिकॉज जो 2021 का लास्ट और जो 2022 है, उस स्थिति में मतलब मैं इस सिचुएशन में आ गई थी कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, मतलब कोई भी एक जॉब मिल जाए, अदरवाइज पता नहीं क्या होगा लाइफ के साथ। तो वो फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई लेवल तक बढ़ गया था कि अभी भी जॉब नहीं मिली तो नहीं मिलेगी, प्लस ये साल भी इतना अच्छा आया था कि यहाँ पे वैकेंसीज आई थी, तो वो चीज़ भी एक मोटिवेट की कि चलो अभी तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस साल मैं अगर बहुत अच्छे से करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं एक जॉब ले सकती हूँ। तो बस वही सारा मोटिवेशन था, क्योंकि जिस कंडीशन में मैं थी मैं उसमें लाइफ टाइम नहीं रह सकती थी, मुझे अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकालना था, और मेरे पास यही था कि नहीं, अब जो भी मौके हैं उसमें ट्राई मारो और निकालो, तो बस यही था सर। एक इंटरव्यू को लेके क्वेश्चन है, आपका इंटरव्यू स्कोर एक्सीलेंट है। जी सर। एक्सीलेंट, तो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा इंटरव्यू रहा, आपका क्या अप्रोच था इंटरव्यू को लेके? जी सर, तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, और काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। मरकाम सर का मेरा बोर्ड था, और उसमें सबसे पहले तो मेरी हॉबीज़, और चूँकि मेरे पिताजी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही थे, वो डिप्टी रेंजर के पद से रिटायर हुए थे, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि आपके पापा से आपने कैसे सीखा, या उनको क्या क्या चैलेंजेस आए थे, तो वो चीज़ें भी मुझे लगा कि इंटरव्यूअर पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट की थी। और साथ ही फिर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए थे, और कुछ 2-3 उन्होंने मुझे सिचुएशनल क्वेश्चन भी दिए थे, क्योंकि मैं भोपाल में रह के तैयारी कर रही थी, तो वन विहार से क्वेश्चन हुए, वहाँ से स्नेक पार्क निकल के आए, और फिर सांपों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे। तो काफ़ी डाइवर्स मेरा इंटरव्यू चला था, और मेरे ख्याल से लगभग 20-22 मिनट तक चला था, जो कि लंबा ड्यूरेशन था फॉरेस्ट वालों के लिए, और फिर उस हिसाब से मुझे मेरे ख्याल से मार्क्स भी अच्छे मिले थे। थिंक सर लगभग सभी हो गए क्वेश्चन। हाँ, तो सुनील सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सीटीआई के पद पर चयनित हुए हैं। और मेरा जो आपसे पहला क्वेश्चन है वो तो यही है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी क्लियर किया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें एमपीपीएससी? जी, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो 2020 तक तो मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं अच्छी खासी आईटी की जॉब में था, बढ़िया प्रोफाइल थी, मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा था। बट कोविड ने, मैं कहूँगा, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। कोविड जब वर्क फ्रॉम होम का मौका मिला, उस टाइम मुझे थोड़ा समय मिला कि मैं इस ओर आऊँ, क्योंकि हमेशा से मन में ये था कि सिर्फ जॉब से बढ़कर भी कुछ करना है, और जॉब के ऊपर की अगर आपको चीज़ करना है तो सिविल सर्विस एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप जॉब के साथ सर्विस वाला पार्ट भी कर सकते हैं। वो एक मोटिवेशन का सोर्स था। वर्क फ्रॉम होम में जॉब के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की, प्रीलिम्स पहली ही बार में क्लियर हुआ,
और जब प्रीलिम्स पहली ही बार में क्लियर हुआ तो वो एक मोटिवेशन का बड़ा सोर्स था। खुद में एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और फिर बस झोंक दिया खुद को, और अपने सोर्सेज लिमिटेड रखे अपना। इसमें मैं इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मानूंगा वीएस एजुकेशन का, जहाँ पर लिमिटेड सोर्सेज के साथ पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, इतने सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, और जब आपके पास टाइम कम होता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सोर्सेज को बड़ा स्ट्रेटेजिकली, बड़ा प्लान करके सिलेक्ट करें। क्योंकि मैं जॉब में था तो ले दे के 4-5 घंटे निकाल पाता था डेली। तो ऐसे में इस तरह के सोर्सेज, इस तरह के एनजीओज का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जब मेंस दिया तो लगा कि हाँ, मेरा मेंस ठीक हुआ है, और फिर चीज़ें एक के बाद एक सही होती गई, और पहली बार में मुझे सिलेक्शन मिला। और मैं बाकी स्टूडेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी इस डाउट में ना रहें कि 2 अटेम्प्ट लगेंगे, 3 अटेम्प्ट लगेंगे। आप बस लगे रहें। जब भी आप इस प्रोसेस में जाएं, आप अपने 100% दें, और जब आप अपना 100% देंगे तो बिल्कुल रिजल्ट आपके फेवर में होगा। जी सर, जी सर। तो सर, आपने जैसे कहा कि आपने तैयारी सेल्फ करी, तो आपने ऑब्वियसली ऑनलाइन मीडियम्स का भी यूज़ किया ही होगा थोड़ा बहुत। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब का यूज़ भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि यूट्यूब का यूज़ करने के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी आ जाता है। तो यूट्यूब का यूज़ हम कैसे करें, हमारी तैयारी में पॉजिटिवली जो इफेक्ट लाए, तो उसको कैसे यूज़ करें? सबसे पहले मैं अगर अपने प्रिपरेशन की बात करूं तो मेरा 85 to 90% प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड में रही है। मैं बुक्स और नोट्स को ज़्यादा तरजीह देता हूं और ज़्यादा प्रेफर करता हूं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो नोट्स आप खुद से लिखते हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स जो आपको जिस तरह से याद होते हैं, वो किसी और मीडियम से नहीं हो सकते। हाँ, यूट्यूब का और ऑनलाइन सोर्सेज का भी इम्पोर्टेंस है, बट उन्हें उतना टाइम डेडिकेट ना करें कि आपका टाइम यूटिलाइजेशन की जगह टाइम वेस्टेज की तरफ शिफ्ट हो जाए। एक फिक्स टाइम दें आप यूट्यूब को या अदर ऑनलाइन सोर्सेज को। जो लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है उसके लिए यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहें। सभी कंटेंट के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि यूट्यूब इम्पोर्टेंट है। जी सर। जी सर, तो एमपीपीएससी मेंस में एक बात कही जाती है सर कि क्या पढ़ना है ये तो मोस्टली सबको पता होता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें इस प्रिपरेशन में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिसको आई थिंक जिसने ये कोड क्रैक कर लिया कि क्या नहीं पढ़ना है, उसका सिलेक्शन हो गया। जी सर। तो इसके लिए आपके पास सबसे मेन सोर्स होना चाहिए, वो है आपका सिलेबस। जी। आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, 2 सेट निकालिए, 3 सेट निकालिए। आप मतलब जहाँ भी हैं, आप आपकी स्टडी टेबल पे हमेशा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपके लाइब्रेरी में आपके पास हमेशा सिलेबस होना चाहिए, आपके बैग में हमेशा एक सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। और उस सिलेबस को आप बार बार देखिए, क्योंकि एमपीपीएससी का जो सिलेबस डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन है। अगर आपने उस सिलेबस को बार बार देख के उस सिलेबस को समझने की कोशिश कर ली, तो आपको खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस टॉपिक में इस लिमिट तक ही पढ़ना है। क्योंकि उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, तो हम जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस ले लें। यूनिट 1 है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, टॉर्नेडो, वॉल्केनो। 2020 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है, कंटिन्यूअसली स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है साइक्लोन पे। तो जिसने साइक्लोन को ठीक से पढ़ के गया है उससे क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट होगा। तो आप अपने सिलेबस पे फोकस्ड रहें, ज़्यादा इधर उधर का ना पढ़ें। अगर आपको एडिशनल कंटेंट पे काम करना भी है तो आप तब करें जब आपके सिलेबस के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। जी सर। और रिसर्च मोड में आप बिल्कुल ना जाएं। सभी टॉपिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दें। अगर आपको सभी टॉपिक्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप अच्छे फेज में हैं। सर, और रिवीजन और प्रैक्टिस, इसका कितना रोल है? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इस मेंस के फेज में, स्पेशली मेंस के फेज में सबसे बड़ा रोल है आंसर राइटिंग और रिवीजन का। जी सर। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, आपको बैक टू बैक 6 पेपर लिख के आने हैं। जी सर। 6 दिन 6 पेपर, 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं ऑल इन ऑल। तो आप इतना सारा कंटेंट आपको याद रहेगा कैसे? इतना सारा कंटेंट आपको याद रहेगा रिवीजन से।
और रिवीजन का जो आपका बेस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके खुद के नोट्स और शॉर्ट नोट्स। मैंने जो अपना 95 to 90% जो रिलाई किया है वो अपने शॉर्ट नोट्स पे किया है, और उन्हें करीबन 4 बार 5 बार 6 बार 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 रिवाइज किया है, ताकि जब हम लिखें, एग्जाम में लिखें या टेस्ट सीरीज में लिखें, तो वो मिली सेकेंड्स में रिकॉल हो। जितने जल्दी वो एग्जाम में आपको रिकॉल होगा, आपकी स्पीड भी उससे इम्प्रूव होगी। तो रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि पहले हम 6 के 6 सब्जेक्ट कर लें, उसके बाद एंड के 15 दिन में रिवीजन करेंगे। ये मैं इस स्ट्रेटजी से सहमत नहीं हूँ। आपके जैसे जैसे यूनिट्स होती जा रही हैं, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, आप उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करें। हर 2 दिन में 3 दिन में कुछ ना कुछ पोर्शन आप रिवाइज करते रहें। आपके पास सुबह थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप उसमें रिवाइज कर लें, आपके पास लंच में थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप उसमें रिवाइज कर लें। आपकी जहाँ सिटिंग है आप वहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स बना के चिपका लें, आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर आप चिपका लें। मैंने तो यही ट्रिक फॉलो की थी, और मेरे रूम में इतने सारा टेप और वो सब लगे हुए हैं कि मेरी फैमिली इससे काफ़ी दुखी भी रहती थी, बट एट द एंड वो काम आता है। जी सर। और सर आपने जैसे एमपीपीएससी के अलावा एडीओ भी एग्जाम निकाला है, तो आपने कैसे मैनेज किया, मतलब पीएससी के साथ साथ अदर्स एग्जाम कैसे मैनेज करा आपने? जैसा कि आपने भी कहा, ये एस्पिरेंट का खुद का एक कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। जब आप लंबे टाइम तक प्रिपरेशन के फेज में रहते हैं तो आपको खुद अपने आप रियलाइज होना चाहिए कि हम प्रिपरेशन के किस लेवल पे हैं। आने वाला एग्जाम हमारा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, स्टूडेंट्स जब कोई सीरियस प्रिपरेशन के फेज में होता है तो उसको लगभग आइडिया होता है कि वो किस सिचुएशन पे है। तो आप एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए। जिस टाइम पर एडीईओ का एग्जाम था, उस टाइम हमारा कोई और एग्जाम बीच में ऐसा नहीं था कि 1 महीने के गैप में या 1.5 महीने के गैप में था। आप भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, और मैंने उसका जैसे कि आपने बताया कि हमने उस सिलेबस को स्टडी किया उस एग्जाम के, और देखा कि क्या ये सिलेबस मेरे रीच में है, क्या जितना टाइम मेरे पास है उतने टाइम में ये सिलेबस किया जा सकता है। और उस टाइम आप एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए कि हाँ, अगर आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं और आपके जो पास जो टाइम है, अगर उसमें मैनेज हो सकता है तो बिल्कुल आप उस एग्जाम के लिए जाइए। और सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही होगा, जैसा आपने कहा कि आपने 5 साल टीसीएस जैसी आईटी कंपनी में जॉब किया और जॉब के साथ आपने ये सिलेक्शन लिया है, तो जॉब के साथ कैसे इतना तैयारी कर सकते हैं और कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, उसके बारे में कुछ आप बताइए। जी, जॉब के साथ का मैं बताऊं, क्योंकि कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था, तो जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब में चला गया और मैं टीसीएस में काम कर रहा था। बट जॉब के साथ बिल्कुल प्रिपरेशन की जा सकती है। हाँ, मेंस के टाइम पर थोड़ा सा आपको लीव लेने की ज़रूरत होती है, बट ये कोई हर्डल नहीं है। स्टूडेंट्स इसको हर्डल की तरह ना देखें कि मेरा जॉब में टाइम जा रहा है तो मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन जॉब में मेरा ज़्यादा टाइम जाता था, जिस पर्टिकुलर डे मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था अपने काम में, उस पर्टिकुलर डे मैं उतनी ही मेहनत से पढ़ता भी था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मेरे पास टाइम और कम है। और जब आपके पास टाइम कम होता है ना, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और जब आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो आप 10 घंटे बैठेंगे तो उसमें से 6 घंटे इफेक्टिव होंगे। और जब आपके पास पता है कि 4 ही घंटे हैं, तो उन 4 घंटों में से आपको 3.5 घंटे तो इफेक्टिव स्टडी करनी ही है। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन एक हर्डल नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप कितना एफिशिएंसी से और कितना स्मार्टली पढ़ सकते हैं। जी सर। तो स्मार्ट स्टडी प्लस एफिशिएंसी का बड़ा रोल होता है जॉब के साथ प्रिपरेशन में। जी सर। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है जो। थैंक यू सर। बस सर मैं एक बात और पूछूंगी, जैसे मैं भी अब 2022 स्टेट सर्विस के लिए अपेयर होने वाली हूँ, और भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे वो होंगे, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे मेंस के लिए कि जो उनको काम आए थोड़ा सा? जी बिल्कुल, अभी सफिशिएंट टाइम है, तो मेरी टिप्स तो यही है कि आप अपने नोट्स पर रिलाई करें, अपने सोर्सेज को बड़ा लिमिटेड रखें। एक ही टॉपिक के आप 7-8 सोर्सेज से नहीं पढ़ सकते, सोर्सेज को लिमिटेड रखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करें। कभी पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड रहा है कि एमपीपीएससी के कुछ पोर्शन में, जैसे पेपर 3 में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाई देते हैं पहली नज़र में, तो उनके लिए घबराएं ना। ये ना सोचें कि अब हमें रिसर्च लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। जो सिलेबस है टू द पॉइंट स्टिक करके रहें उसे, और जो आपकी प्रिपरेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस किसी भी फेज में लूज ना करें।
कई बार आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपका हाथ काम नहीं करते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है, आप घबरा जाते हैं, उस एग्ज़ाम हॉल के माहौल को देख के आप घबरा जाते हैं, तो वो सब ना करें। उस टाइम पे ज़्यादा किसी से डिस्कशन ना करें। एक बार जब आप एग्ज़ाम के फेज़ में गए तो आप अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखें और ये निश्चित रखें कि जो मैंने पढ़ा है उससे मेरा सिलेक्शन होगा। बस इतना काम करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।